आरबीसी। अब ब्लड में जो आरबीसीज होती हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज को क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। अब ब्लड में जो हमने देखा कि ब्लड का 55% जो है वो फ्लूइड होता है जो कि प्लाज्मा है, और ब्लड का 45% जो है वो सेल्स होते हैं जिसमें आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले ब्लड में आरबीसी के बारे में। रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। आरबीसी का शेप अगर हम देखें तो शेप इज बाइकॉनकेव। आरबीसी जो है उनका शेप बाइकॉनकेव होता है। आरबीसी का शेप कैसा होता है? बाइकॉनकेव। तो शेप इज बाइकॉनकेव। सरफेस आर surface area of RBC increases due to its biconcave shape। RBCs जो हैं उनका जो सरफेस एरिया है वो उनके बाइकॉनकेव शेप के कारण ज्यादा होता है, इंक्रीज्ड होता है, बड़ा हुआ होता है। अगर यही आरबीसीज का जो शेप है वो बाइकॉन्वेक्स होता तो जो आरबीसीज हैं उनका सरफेस एरिया इतना ज्यादा नहीं होता जितना कि आरबीसीज का जो शेप है वो बाइकॉनकेव होने के कारण है। तो आरबीसीज का जो शेप है वो बाइकॉनकेव होता है, और आरबीसीज का बाइकॉनकेव शेप होने के कारण ही आरबीसीज का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो सरफेस एरिया ऑफ आरबीसी इंक्रीजेस ड्यू टू इट्स बाइकॉनकेव शेप। No nucleus present in RBC, so the more hemoglobin accumulate in RBC, so RBC carry more oxygen। अब क्या होता है कि जो आरबीसीज हैं उसमें कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। आरबीसी एक ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो नो न्यूक्लियस प्रेजेंट इन आरबीसी। अब क्योंकि आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं है तो इसलिए उसमें जगह जो है सरफेस वो और बढ़ गया। तो न्यूक्लियस होता अगर आरबीसी में तो न्यूक्लियस भी आरबीसी की कुछ जगह ऑक्यूपाई कर लेता, कुछ जगह ले लेता। तो आरबीसी में अब न्यूक्लियस भी नहीं है तो आरबीसी के पास और ज्यादा खाली जगह बच गई है, न्यूक्लियस नहीं है इसमें, इसलिए आरबीसी में। तो अब आरबीसी में मेनली पाया क्या जाता है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन रहता है। तो अब आरबीसी में हीमोग्लोबिन को रहने के लिए और ज्यादा जगह मिल गई क्योंकि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है। अगर आरबीसी में न्यूक्लियस होता तो आरबीसी का कुछ एरिया तो न्यूक्लियस भी रहने के लिए लेता, लेकिन आरबीसी में क्या है, न्यूक्लियस होता नहीं है। तो आरबीसी में जब न्यूक्लियस नहीं है तो फिर हीमोग्लोबिन को रहने के लिए आरबीसी में और ज्यादा जगह मिल गई है। अब क्या होगा कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन कैरी करना। हमें पता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कंटेन करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। तो क्या है कि जो आरबीसी है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है उसको रहने के लिए और ज्यादा जगह मिल जाएगी। तो अब आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है इसलिए हीमोग्लोबिन जो है मोर ज्यादा हीमोग्लोबिन रह पाएगा आरबीसी में। ज्यादा हीमोग्लोबिन आरबीसी में रह पाएगा इसका मतलब ज्यादा ऑक्सीजन रह पाएगा आरबीसी में। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर ही ऑक्सीजन होता है। तो नो न्यूक्लियस प्रेजेंट इन आरबीसी, सो द मोर हीमोग्लोबिन एक्यूमुलेट इन आरबीसी, सो आरबीसी कैरी मोर ऑक्सीजन। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है इसीलिए ज्यादा एक्यूमुलेट कर पाती है आरबीसी, मतलब इकट्ठा कर पाती है हीमोग्लोबिन को, एचबी को। सो आरबीसी जो है वो इसलिए फिर ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर पाती है। आरबीसी लॉस्ट इट्स न्यूक्लियस एट द स्टेज ऑफ रेटिकुलोसाइट। आरबीसी जब बन रहे होते हैं, एक्चुअल में जो आरबीसी जब बनते हैं उस टाइम पे तो आरबीसी में न्यूक्लियस बन रहा होता है स्टार्टिंग में तो, लेकिन आरबीसी में एक स्टेज आती है, आरबीसी के बनने की जो प्रोसेस है उसमें एक स्टेज आती है जिसे रेटिकुलोसाइट बोलते हैं। उस स्टेज में आके आरबीसी जो है वो अपना जो न्यूक्लियस है वो खो देती है, लॉस्ट कर देती है। तो इसलिए आगे चल के फिर आरबीसी जब बन जाती है मैच्योर तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो आरबीसी के बनने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में स्टार्टिंग में तो न्यूक्लियस बनता है लेकिन आरबीसी अपना न्यूक्लियस खो देती है, लॉस्ट कर देती है। तो आरबीसी का न्यूक्लियस कब लॉस्ट हो जाता है? आरबीसी के बनने की जो प्रोसेस है उसमें एक स्टेज आती है जिसका नाम है रेटिकुलोसाइट। तो रेटिकुलोसाइट की स्टेज पे जो आरबीसी है वो अपना न्यूक्लियस जो है वो लॉस्ट कर देती है, इसलिए आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी लॉस्ट इट्स न्यूक्लियस एट द स्टेज ऑफ रेटिकुलोसाइट। Diameter of RBC is 6.8 to 8 micron.
आरबीसीज जो है उनका जो डायमीटर है वो कितना होता है 6.8 से 8 माइक्रोन होता है। डायमीटर ऑफ आरबीसी इज 6.5 to 8 माइक्रोन। थिकनेस इज 1 to 2 माइक्रोन। आरबीसीज जो है उनकी थिकनेस क्या है 1 से 2 माइक्रोन, मतलब 1 to 2 माइक्रोन। थिकनेस ऑफ आरबीसी इज 1 to 2 माइक्रोन। अब क्या है एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज 120 डेज। आरबीसीज का एवरेज लाइफ स्पैन है 120 डेज। गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम आर एब्सेंट इन आरबीसी। आरबीसी में क्या क्या नहीं होते हैं, हमने एक तो पढ़ा कि न्यूक्लियस नहीं होता है आरबीसी में, और दूसरी चीज गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम ये भी नहीं होते हैं आरबीसी में। आरबीसी एक ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, बल्कि साथ में गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम आर एब्सेंट इन आरबीसी। तो आरबीसी में क्या क्या प्रेजेंट नहीं होता, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम नहीं होते हैं आरबीसी में। आरबीसी डिस्ट्रॉयज इन स्प्लीन। आरबीसी का जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि 120 डेज इसका एक एन एवरेज लाइफ स्पैन है, मतलब कि इतना जीवन है, इतना जीती है 120 दिन लगभग आरबीसी। तो इसका मतलब उसके बाद वो मर जाती है, मतलब पुरानी हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। तो वो कहाँ पे जाके उनकी डेथ होती है, तो स्प्लीन जो है उसमें जाके आरबीसी की डेथ होती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। आरबीसी डिस्ट्रॉयज इन स्प्लीन। अब क्या है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज स्प्लीन। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान मतलब ऐसी जगह जहाँ पे मरती है ये। तो जब हम पढ़ रहे हैं कि आरबीसी डिस्ट्रॉयज इन स्प्लीन, मतलब जो इस आरबीसी का जो लाइफ है 120 डेज की वो कंप्लीट हो गई, उसके बाद आरबीसी कहाँ जाके डिस्ट्रॉय होंगी, मतलब मरेंगी स्प्लीन में जाके। तो स्प्लीन में जाके उनकी डेथ होगी तो स्प्लीन ही तो कहलाएगा ग्रेवयार्ड, मतलब कब्रिस्तान आरबीसीज का। इनको कहते हैं सेनाइल आरबीसीज। सेनाइल आरबीसीज का मतलब होता है वो आरबीसीज। सेनाइल आरबीसीज का मतलब होता है SENILE सेनाइल आरबीसीज। सेनाइल आरबीसीज का मतलब है कि वो आरबीसीज जो पुरानी हो गई हैं, जिनका लाइफ स्पेन कंप्लीट हो चुका है 120 डेज का। तो पुरानी मतलब कहते हैं जैसे कहते हैं ओल्ड एज जो हमारी होती है, ह्यूमंस की ओल्ड एज होती है, या बूढ़ी कह सकते हैं उनको जो आरबीसीज हैं, तो वो सेनाइल आरबीसीज कहते हैं। वो जो 120 डेज का लाइफ स्पेन कंप्लीट कर चुकी हैं आरबीसीज, मतलब वो क्या हो गई हैं अब सेनाइल आरबीसीज है, मतलब उनकी अब लाइफ कंप्लीट हो गई है, तो वो स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय होंगी। तो इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड या कब्रिस्तान कहा गया है आरबीसीज का। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी अकर्स इन एम्ब्रियो, लिवर, एडल्ट, बोन मैरो। मतलब जो आरबीसी को की जो डेथ की तो हमने प्रोसेस पढ़ा कि स्प्लीन में हो रही है, तो वो ग्रेवयार्ड हो गया आरबीसी का। लेकिन आरबीसी बनती कहाँ है, मतलब आरबीसी मरती तो स्प्लीन में है, लेकिन आरबीसी बनती कहाँ है, तो आरबीसी जो है वो एम्ब्रियो में तो लिवर में बनती है, लेकिन अडल्ट के बोन मैरो में बनती है। आरबीसी जो हैं उनकी डेथ तो स्प्लीन में होती है, लेकिन आरबीसी बनती कहाँ पर है, तो एम्ब्रियो अगर है तो एम्ब्रियो में तो लिवर में बनेंगी आरबीसी, और अडल्ट अगर है तो अडल्ट में बोन मैरो में बनेंगी आरबीसी। अब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज इरिथ्रोपोइसिस। जो आरबीसी के बनने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। आरबीसी के बनने की प्रोसेस को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज इरिथ्रोपोइसिस। द प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस इज कंप्लीटेड इन 72 आवर्स। और जो इरिथ्रोपोइसिस की जो प्रोसेस है वो 72 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है। आरबीसी के बनने की प्रोसेस को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, और ये प्रोसेस जो है वो 72 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है। तो हमने ब्लड में आरबीसी के बारे में क्या देखा, क्या पढ़ा कि रेड ब्लड सेल्स हैं ये, आरबीसी कहते हैं इनको। शेप इज बाइकॉनकेव शेप है, सरफेस एरिया जो है इसका इंक्रीज हो जाता है आरबीसी का, इसके बाइकॉनकेव शेप के कारण। न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है आरबीसीज में, इसीलिए ज्यादा हीमोग्लोबिन एक्यूमुलेट कर पाती है आरबीसी, और ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर पाती है। आरबीसीज का जो न्यूक्लियस है वो लॉस्ट हो जाता है रेटिकुलोसाइट वाली स्टेज पे। डायमीटर आरबीसीज का
6.8 to 8 माइक्रोन है। थिकनेस आरबीसीज की 1 to 2 माइक्रोन है। एवरेज लाइफ स्पैन है आरबीसीज का 120 डेज। गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं आरबीसीज में। आरबीसीज डिस्ट्रॉय होती हैं स्प्लीन में जाके, इसीलिए ग्रेवयार्ड कहा गया है, कब्रिस्तान स्प्लीन को आरबीसीज का। और आरबीसीज जो है वो लिवर में बनती हैं एम्ब्रियो के, और बोन मैरो में बनती हैं अडल्ट के। आरबीसीज के बनने की प्रोसेस को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। एरिथ्रोपोइसिस की जो प्रोसेस है वो 72 आवर्स में कंप्लीट होती है। इसी में अब नेक्स्ट है कि जो आरबीसी है उसके नंबर्स, मतलब जो अमाउंट है या नंबर्स हैं आरबीसी के कि कितने होते हैं मेल फीमेल्स में। तो मेल्स में जो है आरबीसी 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी होती है पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड में। मेल्स में अगर हम देखें आरबीसी के नंबर्स तो क्या होंगे, मेल्स में अप्रॉक्स 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड में होंगी। और अगर इन्हीं को हम मिलियंस को लैक्स में देखना चाहते हैं तो 50 to 55 लाख होंगी पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड में। तो ब्लड में हमने आरबीसी में क्या देखा कि नंबर्स, मतलब अमाउंट जो है आरबीसी का ब्लड में कितना होता है। तो नंबर्स हैं आरबीसी के मेल्स में 5 से लेकर 5.5 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड होती हैं। और लैक्स में देखें तो 50 से लेकर 55 लाख आरबीसी होती हैं पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड में, मेल्स की बात करें तो। और अब हम नेक्स्ट देखेंगे फीमेल्स में। तो फीमेल्स में क्या है, 4.5 से लेकर 4.7 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड में होती हैं। फीमेल्स में 4.5 से लेकर 4.7 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड में होती हैं। जिन्हें लैक्स में देखें तो 45 से लेकर 47 लाख होगा, 45 से लेकर 47 लाख। तो इस तरह से हमें समझ में आया कि मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स में ये नंबर्स कुछ कम है। तो ब्लड में क्या है, आरबीसी के जो नंबर्स हैं वो मेल्स में 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड है, 50 to 55 लाख। फीमेल्स में है 4.5 to 4.7 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड विच इज 45 to 47 लाख। रोलेक्स फॉर्मेशन, अब ये रोलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है? So what is Rolex formation? When RBCs adhere to each other in a line or like spring by its concave surface is called Rolex formation. ये एक abnormal condition है RBCs में। क्या हो जाता है कि adhere मतलब चिपकना, जब RBCs चिपकने लगती हैं एक दूसरे से आपस में, या तो वो एक लाइन के फॉर्म में सीधी एक लाइन बनाती जाएंगी या फिर एक स्प्रिंग के फॉर्म में स्प्रिंग बनाती जाएंगी। तो जो आरबीसीज हैं वो जनरली एक दूसरे से चिपकी हुई नहीं होती है नॉर्मल कंडीशन में। तो रोलेक्स फॉर्मेशन एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें क्या होता है, आरबीसीज जो है वो एडेयर होने लगती है, मतलब चिपकने लगती हैं आरबीसीज एक दूसरे से, या तो लाइन के फॉर्म में या फिर स्प्रिंग के फॉर्म में, या लाइन बनाती जाएंगी या स्प्रिंग बनाती जाएंगी अपने कॉनकेव सरफेस, उनका जो सरफेस होता है ना उसके द्वारा एक दूसरे से चिपकती जाएंगी वो। तो उसे हम कहते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। रोलेक्स फॉर्मेशन क्या है? व्हेन आरबीसीज एडहेयर टू ईच अदर इन अ लाइन और like a spring by its concave surface is called Rolex formation. अब क्या है, rupture of RBCs is called hemolysis. RBCs के टूटने को क्या कहते हैं? hemolysis कहते हैं। rupture of RBCs is called hemolysis. RBCs के टूटने को, rupture मतलब होता है टूटना RBCs का, तो rupture of RBCs is called hemolysis. If water enters RBC, it will swell and rupture. अगर RBCs को किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए, RBCs को अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा तो RBCs का क्या होगा कि जो वाटर है वो एंटर हो जाएगा RBC में और RBC स्वेल हो जाएगी और फिर रप्चर हो जाएगी, टूट जाएगी। If water enters RBC, it will swell and rupture. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम जो है आरबीसी को रखेंगे तो पहले क्या होगा कि वाटर जो है वो आरबीसी के अंदर एंटर हो जाएगा, और वाटर जब आरबीसी के अंदर एंटर होगा तो आरबीसी स्वेल हो जाएगी और फिर वो टूट जाएगी, मतलब रप्चर हो जाएगी। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आरबीसी को रखने से क्या होगा कि आरबीसी में वाटर एंटर होगा एंड इट विल स्वेल एंड रप्चर।
If RBC kept in hypertonic solution, it will shrink due to leak of water from RBCs. अगर RBCs को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखें अब, तो क्या होगा कि RBCs के अंदर का भी जो वाटर है वो भी बाहर निकल जाएगा और RBC श्रिंक हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी वो वाटर के लीकेज के थ्रू। अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखें RBCs को, तो क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम आरबीसीज को रखेंगे तो आरबीसीज के अंदर का जो वाटर है वो लीक कर जाएगा, मतलब आरबीसी के अंदर का वाटर निकल जाएगा बाहर और फिर आरबीसीज श्रिंक हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। तो जब हमने आरबीसीज को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो वाटर आरबीसी के अंदर एंटर कर गया और आरबीसी स्वेल हो गई, मतलब आरबीसी की स्वेलिंग हो गई और आरबीसी फिर फट गई, रप्चर हो गई, टूट गई। लेकिन वही हमने अगर आरबीसी को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो आरबीसी के अंदर का भी जो वाटर था वो बाहर निकल गया लीक होके और आरबीसी श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। इफ आरबीसी केप्ट इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन नथिंग विल हैपन। अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आरबीसी को रख देंगे तो कुछ होगा ही नहीं, आरबीसी जैसी है वैसी रहेगी। अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आरबीसी को रखेंगे तो जो वाटर है वो आरबीसी के अंदर चला जाएगा, आरबीसी स्वेल होके टूट जाएगी। और अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे आरबीसी को तो आरबीसी के अंदर का भी वाटर बाहर आ जाएगा और आरबीसी श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। और आरबीसी को अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, आरबीसी ऐसी ही रहेगी, एज इट इज, जैसी है वैसी रहेगी। इरिथ्रोपोइटिन इज अ हार्मोन इन किडनी व्हिच स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। हमने लास्ट पढ़ा कि जो आरबीसीज हैं उनके बनने की प्रोसेस को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। आरबीसी जो बनती है 72 आवर्स में कंप्लीट होती है इरिथ्रोपोइसिस की जो प्रोसेस है वो। तो इरिथ्रोपोइसिस की जो प्रोसेस है उससे आरबीसी बनती है। इरिथ्रोपोइसिस की जो प्रोसेस है वो 72 आवर्स में कंप्लीट होती है। लेकिन इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस शुरू कब होती है, जब किडनी के अंदर एक हार्मोन है इरिथ्रोपोइटिन, वो स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेशन देता है, तब जाके इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट होती है। तो क्या है कि इरिथ्रोपोइटिन इज अ हार्मोन इन किडनी विच स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। क्या होगा कि इरिथ्रोपोइसिस जो प्रोसेस है 72 आवर्स में कंप्लीट होती है जिससे आरबीसी बनती है। लेकिन इरिथ्रोपोइसिस की जो प्रोसेस है आरबीसी बनने की प्रोसेस, ये कब स्टार्ट होती है, जब किडनी के अंदर एक इरिथ्रोपोइटिन नाम का जो हार्मोन है वो स्टिमुलेशन देगा इरिथ्रोपोइटिन, तब जाके इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है। पॉलीसाइथीमिया इज एबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी। पॉलीसाइथीमिया एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, आरबीसी की जो नॉर्मल एवरेज वैल्यूज हैं, जो कि हमने इधर मेल फीमेल्स में मिलियंस में लैक्स में पढ़ा, तो इस तरह से क्या होगा कि पॉलीसाइथीमिया एक कंडीशन होती है जब आरबीसी नंबर्स में बहुत ज्यादा, नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो गई, जितनी एवरेज रेंज है, जैसे कि मेल्स में मान लेते 50 से 55 लाख होना चाहिए, तो 55 लाख से भी ज्यादा जाती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है आरबीसी, तो वो एबनॉर्मली हुई कंडीशन, तो उसको पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। पॉलीसाइथीमिया इज एबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज का नंबर जब एबनॉर्मली इंक्रीज होने लग जाए, बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाए, तो उसको हम पॉलीसाइथीमिया कहते हैं, जब आरबीसीज के नंबर बहुत एबनॉर्मली बढ़ने लगते हैं। अपोजिट ऑफ एनीमिया, एनीमिया में इसका उल्टा होता है कि आरबीसीज के नंबर जो नॉर्मल है उससे भी कम होने लगेंगे। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया क्या है? सिकल सेल एनीमिया इज अ जेनेटिक डिजीज, ये एक जेनेटिक डिजीज है सिकल सेल एनीमिया। ड्यू टू म्यूटेशन, म्यूटेशन के कारण होती है, कॉज ड्यू टू चेंज इन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी के अंदर, उसकी बीटा चेन में बदलाव आने के कारण ये म्यूटेशन के कारण सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। और वो जो बदलाव है, वो जो चेंज है, वो क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड एट 6th पोजीशन इज रिप्लेस्ड बाय पॉइंट म्यूटेशन। जो ग्लूटामिक एसिड जो 6th पोजीशन है वो रिप्लेस हो जाता है। मतलब सिकल सेल एनीमिया जो क्या है, एक जेनेटिक कंडीशन है, म्यूटेशन के कारण होती है, बीटा चेन में डिफेक्ट के कारण, जिसमें ग्लूटामिक एसिड जो है वो 6th पोजीशन से रिप्लेस हो जाता है। थैलेसीमिया भी जो है वो एक जेनेटिक कंडीशन है, हीमोलाइटिक एनीमिया भी कहते हैं। कंपोजिशन
इसी में क्या है, हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी क्या क्या कंटेन करती है, वाटर, हीमोग्लोबिन, लिपिड्स और काफी अदर सब्सटेंसेस होते हैं। तो 60% अप्रोक्स वाटर होता है, 20% हीमोग्लोबिन, 7% लिपिड्स और अदर सब्सटेंसेस। तो ये है कंपोजिशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का जो कलर रेड है वो हीमोग्लोबिन के कारण है। आरबीसी जो है उसमें हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का कलर रेड होता है। अब हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच कैरी ऑक्सीजन। आरबीसी जो है, आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन कैरी करता है। हीमोग्लोबिन क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है। ब्लड के अंदर है आरबीसी, आरबीसी के अंदर है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में होता है ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच कैरी ऑक्सीजन। अब हीमोग्लोबिन समझते हैं। हीमोग्लोबिन में हीम का मतलब है आयरन जो होता है 5%, ग्लोबिन का मतलब है ये एक प्रोटीन है जो 95% होता है। हीमोग्लोबिन में क्या है? हीमोग्लोबिन में हीम का मतलब होता है आयरन, आयरन 5% होता है, और ग्लोबिन मतलब ये एक ग्लोबिन प्रोटीन है जो कि 95% होता है। अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट है इन मेल्स, मेल्स में अप्रॉक्स एन एवरेज 15 ग्राम होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड। मतलब मेल्स के अगर हम 100 ml ब्लड में देखें तो लगभग 15 ग्राम होगा हीमोग्लोबिन। और फीमेल्स में 100 ml में अगर हम देखेंगे 100 ml ब्लड में कि हीमोग्लोबिन कितना है, तो अप्रॉक्स 13 ग्राम होगा। तो अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है वो मेल्स में 100 ml ब्लड में 15 ग्राम होता है। मतलब पर 100 ml ऑफ ब्लड में 15 ग्राम होता है हीमोग्लोबिन मेल्स में। फीमेल्स में पर 100 ml ऑफ ब्लड में हीमोग्लोबिन 13 ग्राम होता है एवरेज। एनीमिया इज रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का ये जो एवरेज रेंज है जब ये बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाए, मतलब ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन जब कम हो जाएगा तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? एनीमिया। एनीमिया इज रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोसाइटोमीटर इज यूज्ड टू मेजर आरबीसी काउंट। आरबीसी जो होती है ब्लड में, हमने पढ़ा कि आरबीसी जो है वो ब्लड के सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं उन्हें, इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। तो आरबीसीज को, ब्लड में जो आरबीसीज हैं उनके नंबर्स को काउंट करने के लिए हीमोसाइटोमीटर का यूज किया जाता है। हीमोसाइटोमीटर is used to measure RBCs count. Hemocytometer is used to measure RBCs count. और हीमोग्लोबिन को मेजर करने के लिए हीमोग्लोबिनोमीटर का यूज किया जाता है। तो ये क्या है कि हीमोग्लोबिनोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को मेजर करने के लिए हीमोग्लोबिनोमीटर का यूज किया जाता है। आरबीसी काउंट के लिए हीमोसाइटोमीटर का यूज किया जाता है, और हीमोग्लोबिन को मेजर करने के लिए हीमोग्लोबिनोमीटर का यूज किया जाता है। इरिथ्रोपोइटिन is a hormone of kidney which stimulate the formation of RBC in bone marrow. हमने जैसा कि पहले पढ़ा आरबीसीज में कि बोन मैरो में इरिथ्रोपोइसिस नाम की एक प्रोसेस होती है जिससे आरबीसीज बनती हैं। आरबीसीज के बनने की प्रोसेस को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं जो बोन मैरो में हो रही है। लेकिन ये जो इरिथ्रोपोइसिस की जो प्रोसेस है जिससे आरबीसीज बन रही हैं, ये कब शुरू होगी? किडनी से एक हार्मोन आएगा जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन, और वो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो किडनी से आया है ये इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस होने के लिए स्टिमुलेट करता है। मतलब बोन मैरो में जो आरबीसी बनती हैं वो इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं उस प्रोसेस को। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज इज इरिथ्रोपोइसिस। तो जब इरिथ्रोपोइसिस जो है ये कब होगी? जब किडनी से एक इरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन आएगा, फिर वो स्टिमुलेशन करेगा, तब जाके इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस शुरू होगी। और ये इरिथ्रोपोइसिस की जो प्रोसेस है ये 72 आवर्स में कंप्लीट होती है। मतलब आरबीसीज के बनने की प्रोसेस है इरिथ्रोपोइसिस, जो कि इरिथ्रोपोइटिन नाम का किडनी का हार्मोन स्टिमुलेट करता है, तब इरिथ्रोपोइसिस शुरू होगी और इरिथ्रोपोइसिस 72 आवर्स में कंप्लीट होती है। अब ईएसआर क्या है? ईएसआर है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ईएसआर है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इरिथ्रोसाइट का मतलब होता है आरबीसीज, आरबीसीज को ही हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। तो सेडिमेंट का मतलब, सेडिमेंटेशन का मतलब है जमना, सेट हो जाना एक जगह पर। तो
इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ESR होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट में क्या होता है कि द ब्लड इन ट्यूब विद ऑक्सलेट इज फिल्ड दैट एट विच रेट द आरबीसी सेट्स एट द ट्यूब्स बेस इज ESR। ESR टेस्ट कैसे किया जाता है? पहले ESR का मतलब है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो क्या होगा, एक ट्यूब में ऑक्सलेट के साथ ब्लड को फिल किया जाएगा, एक ट्यूब में ऑक्सलेट के साथ ब्लड को भरा जाएगा। फिर जिस ड्यूरेशन में जो आरबीसीज हैं वो उस ट्यूब के बेस पर, मतलब उसके सरफेस पर सेट हो जाएंगी, उसी को कहेंगे इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ESR का मतलब है कि इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट मतलब इरिथ्रोसाइट की सेडिमेंट होने की रेट, मतलब आरबीसीज के जमने की जो रेट है उसको इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कह रहे हैं। तो एक ट्यूब में ब्लड के साथ ऑक्सलेट फिल किया जाएगा और फिर उस ट्यूब के बेस पर जब जितनी देर में जो है आरबीसीज जम जाएंगी उसको कहेंगे erythrocyte sedimentation rate. ESR is erythrocyte sedimentation rate. The blood in tube with oxalate is filled that at which rate the RBC sets at the tube's base is ESR.